हे एवरीवन, वेलकम टू मैंगन पेंट्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए क्लास 9th। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से जहां पर भी हो ना यहां आ जाओ। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसका कोड है 165, यूनिट 3 चल रहा है। ऑफिस टूल्स का चैप्टर नंबर 10 जो बहुत ही धमाकेदार तरीके से फिनिश हो चुका है। स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 1। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जी हाँ, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे? कितने थे मैम? 24 क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप नहीं जानते हो, तो फटाफट से जाइए और सेशन को भी देखिएगा, पर इस सेशन के बाद। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए भैया जल्दी से शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का क्या सिग्निफिकेंस होता है? अब मैम सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई? क्या कहलाता है ये वर्ड सिग्निफिकेंस? क्या है ये सिग्निफिकेंस? आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सिग्निफिकेंस का मतलब जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि क्या होता है मतलब इस वर्ड का, सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो जानते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस स्टैंड्स फॉर इंपॉर्टेंस। क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की इंपॉर्टेंस? आज के टाइम पे, आज के डेली टू डेली जो हमारी वर्क रूटीन है, जो वर्क शेड्यूल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या रोल प्ले करता है, चलिए जानें। The electronic spreadsheet offers several advantages over the manual one. एक मैनुअल स्प्रेडशीट पे काम करने से बेहतर है कि आप अपना वो काम और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर करें। चलिए देखते हैं क्या क्या है। द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का होता है बहुत सारे एडवांटेज ऑन द मैनुअल स्प्रेडशीट। सबसे पहला एडवांटेज, दे आर क्वाइट बिग इन साइज। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होती हैं वो ज्यादा साइज की होती हैं। द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स आर बिगर इन साइज। जी हाँ, दे आर क्वाइट बिग इन साइज एंड कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बहुत बिग साइज की होती है और क्योंकि उसकी साइज बड़ी है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्क सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट स्प्रेडशीट का। कौन सा है भाई? कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जहां पे हम बात कर रहे हैं एक कैल्क सॉफ्टवेयर की। कैल्क सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर भैया? कौन सा सॉफ्टवेयर? कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क सॉफ्टवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ही तो है भाई। कैल्क एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ही तो है जहां पे हम किसी भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। Calc software is the electronic spreadsheet which is bigger in size and can store bulk amount of data. यही तो लिखा हुआ है। They are quite big in size and can store large volumes of data. चलिए भैया ये तो पहला एडवांटेज हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को यूज करने का। दूसरा क्या है? A worksheet can be viewed. अब एक वर्कशीट को हम क्या क्या कर सकते हैं? हम एक वर्कशीट को व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यहां तक कि उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं भाई। एक वर्कशीट को आप व्यू कर सकते हो, मतलब कि देख सकते हो। एक वर्कशीट पे आप किसी भी डेटा पे कोई भी एडिटिंग कर सकते हो, एज वेल एज जो भी आपने काम किया हुआ है एक वर्कशीट के अंदर उसका आप एक हार्ड प्रिंट भी निकाल सकते हो यूजिंग द प्रिंटर। तो आप एक वर्कशीट को क्या क्या कर सकते हैं? आप एक वर्कशीट को व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एज वेल एज उसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंटेड इन डिजायर्ड फॉर्मेट, जिस भी फॉर्मेट में आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, चाहे A4 में, A5 में, लीगल में, कलर्ड में, प्रिंट में, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट में, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं किसी भी वर्कशीट का तो वो आप निकाल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट आपको अलाउ करता है टू व्यू, टू एडिट एंड टू प्रिंट द एंटायर वर्कशीट। चलिए भाई आता है मेरा, चलिए फिर देखिए, डेटा कैन ऑल्सो बी व्यूड इन द पिक्टोरियल फॉर्मेट। आप क्या बोल रहे हैं कि एक स्प्रेडशीट को आप व्यू कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक स्प्रेडशीट को आप व्यू कर सकते हो, लेकिन एक स्प्रेडशीट के अंदर किसी भी डेटा को आप किस किस फॉर्मेट में स्टोर करा सकते हो? इन हाउ मेनी फॉर्मेट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू स्टोर अ डेटा इन द स्प्रेडशीट? आप एक स्प्रेडशीट के अंदर अपने डेटा को एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, एक नॉर्मल नंबर की तरह, यहां तक कि आप किसी भी डेटा को पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी स्टोर करा सकते हो। यू कैन ऑल्सो, द डेटा कैन ऑल्सो बी व्यूड एज वेल एज कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन पिक्टोरियल फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ्स
एंड चार्ट्स। आप किसी भी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में या चार्ट के फॉर्म में भी एम्बेड करा सकते हैं इन अ वर्कशीट। अभी तक इस एंटायर चैप्टर में हमने कैसे ग्राफ इंसर्ट करते हैं, कैसे एक डेटा को हम चार्ट की हेल्प से या ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं वर्कशीट के अंदर कैल्क सॉफ्टवेयर में, ये अभी नहीं देखा है। मोर प्रॉपरली या फिर मोस्ट प्रोबेबली हम अपकमिंग चैप्टर में या अपकमिंग क्लासेस में ये चीज देखेंगे। लेकिन यहां पे आप ये बात समझिए कि आप कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर भी, जैसे कि हम प्रेजेंटेशन के अंदर, हमारे इंप्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में कस्टम एनिमेशन पे जाके ग्राफ के फॉर्म में या फिर चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर भी किसी डेटा को एज अ चार्ट या एज अ ग्राफ स्टोर करा सकते हैं, एज वेल एज व्यू भी करा सकते हैं, डिस्प्ले भी करा सकते हैं। चलिए भैया, बहुत अच्छे। फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स कैन ऑल्सो भी क्रिएटेड। आप कुछ फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं यूजिंग द कैल्क सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस में होता है एमएस एक्सेल। वहीं अगर मैं openoffice.org की बात करूं तो वहां पे एक्सेल के सारे फीचर्स लेके आता है आपका कैल्क सॉफ्टवेयर। और कैल्क सॉफ्टवेयर में आप क्रिएट करते हैं रिपोर्ट्स, बनते हैं रिपोर्ट कार्ड्स। हर साल के एंड में आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है जो आपके एंटायर ईयर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, आपके सामने शो करता है कि आपने एंटायर ईयर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या कितना डाउन परफॉर्मेंस दिया है। रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए सबसे ज्यादा हम एक्सेल सॉफ्टवेयर या फिर कैल्क सॉफ्टवेयर का यूज करते थे। तो फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। फॉर्मेटेड रिपोर्ट से मेरा यहां पर क्या मतलब है? रिपोर्ट्स का मतलब है रिपोर्ट कार्ड, जहां पे आप रिपोर्ट कार्ड बनाते हो, मार्क्स लिखते हो, कुछ डेटा लिखते हो। नॉट ओनली मार्क्स, रिपोर्ट किसकी बन सकती है? रिपोर्ट आपकी बन सकती है किसी भी एक बिजनेस प्लान की, किसी भी एक एजेंडा की, किसी भी चीज की अगर मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है तो मैं यूज करती हूं एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और यहां पे हम किस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैल्क सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए, तो फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स बना सकते हो। फॉर्मेटेड का मतलब क्या हुआ भाई? बात आ गई है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपने अपनी नॉर्मल सी दिखने वाली रिपोर्ट को और ज्यादा ब्यूटीफाई, अट्रैक्टिव और ज्यादा एनिमेटेड बना दिया। दैट इज फॉर्मेटेड रिपोर्ट। अपनी बोरिंग से दिखने वाली रिपोर्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव, और ज्यादा फ्लेक्सिबल, और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हो आप यूजिंग दी कैल्क सॉफ्टवेयर फीचर्स। तो वो हैं आपके फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये चीज क्लियर हुई भाई? ये चीज क्लियर हुई? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए भाई, आगे आ जाओ। How many rows and columns are there in OOO Calc worksheet? एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो वर्कशीट होती है, हम सबको पता है, क्या पता है भाई? हम सबको पता है कि ये है हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर। क्या है भैया? ये हमारा एक कैल्क सॉफ्टवेयर है। ठीक है भाई, ये हमारा एक कैल्क सॉफ्टवेयर है। इस कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर पाया जाता है क्या? पाया जाता है एक वर्कबुक। क्या पाई जाती है भाई? इस कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर पाई जाती है एक वर्कबुक। ठीक है मैम, पा लिया हमने, वर्कबुक भी पा लिया। ठीक है, इस वर्कबुक के अंदर इनिशियली आपको क्या मिलती है? इनिशियली आपको मिलती हैं 3 शीट्स। क्या मिलती हैं? 3 शीट्स। आप जिसको डिड्यूस भी कर सकते हो एज वेल एज इंक्रीज भी कर सकते हैं। आप इन 3 शीट्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल पॉइंट पे आपके सामने किसी भी कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, वर्कबुक के अंदर आपको 3 शीट्स मिलती हैं इनिशियल बाय डिफॉल्ट। कितनी शीट्स मिलती हैं भाई? कितनी शीट्स मिलती हैं? आपको मिलती हैं 3 शीट्स। कितनी? 3 शीट्स। कौन कौन सी शीट्स हैं भाई? कौन कौन सी शीट्स हैं? या फिर बादल को ज्यादा ही नहीं हो रहा है? बादल को ज्यादा ही चल रहा है भाई, तो बादल को थोड़ा सा थामते हैं। चलिए भैया, कितनी शीट्स बनती हैं? कितनी शीट्स बनती हैं? 3 शीट्स मिलती हैं आपको। कौन कौन सी है भाई? शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि एक टिपिकल कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो शीट होती है उसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स होते हैं? चलिए भाई, क्या पूछा है? हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन OOO कैल्क वर्कशीट? कितनी होती हैं? बार बार बोल चुकी हूं, लगातार बोल चुकी हूं। मैंने इंटायर चैप्टर में जहां जहां भी देखा है, मैंने ये बात आपको बताई है कि एक वर्कशीट के अंदर, कैल्क सॉफ्टवेयर की एक वर्कबुक के एक वर्कशीट के अंदर कितनी मैक्सिमम रोज हैं? भैया जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता दीजिए। जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस कोई भी क्लास ली है, अगर एक भी क्लास ली है, तो ये बात वो बिल्कुल जानता होगा कि एक वर्कशीट के अंदर मैक्सिमम कितनी रोज होती हैं। मैंने ये बात एक बार नहीं 1000 बार बता दी है। चली जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कितनी वर्कशीट्स होती हैं। नो, एक वर्कशीट में कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं? मैक्स टू मैक्स। चलिए भैया भाई, चलिए बताइए। हाँ जी, एक वर्कशीट कंटेन करता है मैक्सिमम
65,536 rows and max 1024 columns भैया। दिख गया ये? दिख गया कि नहीं दिख गया? हाँ जी मैम, दिख गया है कि एक वर्कशीट के अंदर, यहाँ पे मैं इंटायर वर्कबुक की बात नहीं कर रही, मैंने आपको बताया कि एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट्स आती हैं, लेकिन उन तीनों ही वर्कशीट्स में एक वर्कशीट की भी बात करें, अगर उन तीनों में से किसी एक वर्कशीट की भी बात करें, उस एक वर्कशीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होती हैं इतनी, और मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं? 1। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इतने, मिनिमम कितने हैं? 1। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हो गई भाई, ये चीज क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। तो भैया इतना याद रखो कि रो कितना होता है और कॉलम कितना होता है। मैक्सिमम रो होती है 65,536 एंड मैक्सिमम कॉलम होता है आपका 1024। सिर्फ इतना याद रखना है भाई, यही याद कर डाला तो लाइफ बन जाएगी झेंगा लाला। ये बात बिल्कुल याद है? हाँ जी मैम याद है। अगर आपने बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से मेरे पूरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं चैप्टर नंबर 10 के, तो ये बात तो आपको इतनी अच्छे से याद हो गई होगी ना कि मत पूछो ही नहीं। हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, आई एम डैम श्योर। चलिए भाई आगे बढ़ लें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ सेल? अब एक सेल क्या होता है? एक वर्कशीट के अंदर, एक कैल्क सॉफ्टवेयर में एक वर्कशीट के अंदर ये जो सेल दिया हुआ है ये क्या कहलाता है? व्हाट इज अ सेल इन अ वर्कशीट? एक वर्कशीट में एक सेल क्या कहलाता है एंड हाउ इज इट रेफर्ड? पूरे इंटायर कैल्क सॉफ्टवेयर में किसी भी सेल को आप रेफर कैसे करते हो? तो इस पूरे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि एक सेल क्या होता है और कैसे आप उसे कैल्क सॉफ्टवेयर में रेफर कर सकते हो। चलिए जाने। सेल क्या है? एक सेल क्या है? एक सेल है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वर्कशीट। क्या है भाई? किसी भी वर्कशीट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। अब मैम इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? सेल को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? एक बात बताइए, आपका घर बनता है कि नहीं बनता है? आपका घर ब्रिक से बनता है, ब्लॉक से बनता है, ब्रिक से बनता है। छोटे छोटे या बड़े बड़े हम ब्रिक्स लगाते हैं तब जाके एक दीवार खड़ी कर पाते हैं, है ना? इसी तरीके से जब हम मल्टीपल सेल्स को साथ में लाते हैं तो एक वर्कशीट बनती है, और जब ऐसी न जाने कितनी वर्कशीट्स बनती है तब एक वर्कबुक बनता है, और वो एक वर्कबुक एक कैल्क सॉफ्टवेयर बनाता है। इसलिए सेल कैन बी कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। चाहे आप इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहिए या फिर आप इसको एक चीज और कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज दी, इट इज दी, या फिर लिख दीजिए सेल। क्या लिखिए? सेल इज दी। क्या होता है एक सेल? सेल होता है एक बेसिक यूनिट। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। एक वर्कशीट का बेसिक यूनिट होता है क्या? आपका सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट। किसी भी वर्कशीट का जो बेसिक यूनिट कहलाता है वो कहलाता है आपका सेल। चाहे आप इसको बेसिक यूनिट कहिए या फिर आप इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहिए, बात बराबर ही तो है। क्या है? सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वर्कशीट। चलिए भाई, इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। एक इंटायर वर्कशीट के अंदर किसी भी रो और किसी कॉलम का एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वहां पे एक सेल बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, ये मेरे पास एक वर्कशीट है। इस वर्कशीट के अंदर मैंने 3 कॉलम्स दे दिए हैं एंड 3 रोज दे दिए हैं। तो वो ऐसा पॉइंट जहां पर एक रो और एक कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काटते हैं। वो पॉइंट जहां पे एक रो एंड एक कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, जहां पे वो मिलते हैं, वहां बनती है एक सेल। क्या बनता है? एक सेल। देखिए भैया, देख लीजिए, यहां पे काट रहे हैं, एक सेल बन गया। हाँ जी मैम, बन गया। चलो भाई, कहाँ काट रहे हैं? यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, एक सेल बन गया। हाँ जी मैम, बन गया। तो वो ऐसे पॉइंट्स जहां पे एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वहां बनता है एक सेल। बनता है कि नहीं बनता है भाई? हाँ जी मैम, बिल्कुल बनता है। इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। जब एक रो और एक कॉलम आपस में कटते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो क्रिएट करते हैं एक सेल। चलिए मैम, बहुत बढ़िया। द सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एड्रेस नोन एज सेल एड्रेस। हर सेल का, इंटायर वर्कशीट में हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे आपके हाउस का
इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे ग्लोब में, इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। एक कॉमेडियन है हमारे, हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे किसी भी स्पेसिफिक इंसान का नाम नहीं लेना है, पर एक हमारे कॉमेडियन है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जो इस तरीके से बोलते हैं कि भैया इस पूरे ब्रह्मांड में, जी हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में आपके हाउस का जो एड्रेस होगा वो किसी भी अदर हाउस का एड्रेस हो ही नहीं सकता। पहली चीज तो आपके हाउस का एड्रेस क्या है? यूनिक है। योर हाउस हैज अ यूनिक एड्रेस इन द एंटायर ग्लोब। सिमिलरली एक वर्कशीट के अंदर जब भी एक सेल बनता है तो उस सेल को दिया जाता है एक यूनिक एड्रेस। क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? एक यूनिक एड्रेस। एड्रेस कह लो भैया, एड्रेस कह लो भैया, या कह लो आप क्या, या कह लो आप एक यूनिक एड्रेस। भाई यूनिक एड्रेस, हर सेल को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है और वो कहलाता है उस सेल का सेल एड्रेस। क्या कहलाता है? सेल एड्रेस। देख लेते हैं एक बार। द सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एड्रेस। एड्रेस कह लीजिए, यूनिक एड्रेस कह लीजिए, जिसको हम बोलते हैं उस सेल का एड्रेस। किसी भी सेल को जो हम एड्रेस प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज द सेल्स सेल एड्रेस। क्लियर भाई? क्लियर हुआ? चलिए भैया एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लो। रो 3 इज इंटरसेक्टेड बाय अ कॉलम एफ। क्या दिखा रहा है भाई? क्या दिखा रहा है कि सपोज करो ये कॉलम एफ है, सपोज कर लो, क्या दिक्कत है? मैंने कहा ये एफ कॉलम है, ठीक है मैम, ये एफ कॉलम है, और रो कौन सी है हमारी? रो है हमारी 3, ठीक है। तो थर्ड रो और एफ कॉलम पे जो सेल आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? थर्ड रो और एफ कॉलम पे, थर्ड रो और एफ कॉलम पे जो सेल आ रहा है उसका जो एड्रेस होगा, उसका जो एड्रेस होगा वो होगा आपका F3। क्या होगा? F3। थर्ड रो एंड एफ सेल, एफ कॉलम पे जो सेल आ रहा है उसको हम सेल एड्रेस देंगे। क्या? उसको हम सेल एड्रेस देंगे, उसको हम सेल एड्रेस देंगे ये कौन सा वाला भाई? कौन सा वाला? ये वाला सेल एड्रेस देंगे। क्या करते हैं? एग्जाम्पल, रो 3 इज इंटरसेक्टेड बाय अ कॉलम एफ, सेल एड्रेस इज F3। याद रखना भैया, जब भी किसी भी सेल को, इंटायर वर्कशीट में मैं किसी भी सेल को एक एड्रेस देना चाहती हूं, इफ आई वांट टू गिव द सेल एड्रेस, सिंटैक्स क्या है सेल एड्रेस का? सिंटैक्स क्या है सेल एड्रेस का? याद रखो, सिंटैक्स फॉर सेल एड्रेस, सेल एड्रेस हमेशा ऐसे लिखा जाता है। सेल एड्रेस हमेशा आप ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई? सबसे पहले दो चीजें होती हैं, किसी भी सेल को आप एड्रेस देते हैं उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले इन्वॉल्व होता है कॉलम का नेम, जिस कॉलम में वो सेल लाई कर रहा है। क्या कॉलम है भाई? क्या कॉलम है? एफ कॉलम है। जिस कॉलम में वो सेल लाई कर रहा है और जिस रो में वो सेल लाई कर रहा है, रो नंबर, जिस रो में वो सेल लाई कर रहा है, ये दोनों जब आपस में आते हैं तो एक सेल का एड्रेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देख लीजिए भैया, एफ कॉलम, थर्ड रो, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये एफ कॉलम को बिलोंग करता है और थर्ड रो को बिलोंग करता है, तो इसका एड्रेस है F3। सबसे पहले आप देंगे कॉलम का नेम और उसके बाद देंगे आप रो नंबर। याद रखना, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता। अगर आपसे ये कह दिया जाए, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई इसको यहां कर दो और इसको यहां कर दो, तो ये करना कतई 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 मंजूर नहीं है। आप जब भी किसी सेल को एड्रेस देते हो तो सबसे पहले आप देते हो उस कॉलम का नेम जहां पे वो सेल लाई करता है और उसके बाद आप देते हैं उस रो का नेम जहां पे वो सेल लाई कर रहा है। जिस रो या जिस कॉलम के इंटरसेक्शन की वजह से, जिस रो या जिस कॉलम के इंटरसेक्शन की वजह से एक सेल क्रिएट हो रहा है, उन दोनों को हम जोड़ते हैं, उन दोनों को साथ में लाते हैं और उस सेल का एड्रेस बनाते हैं। और इसका फॉर्मेट क्या है? उसका सिंटैक्स क्या है? उसका सिंटैक्स है ये कि सबसे पहले आप देंगे कॉलम नेम, उसके बाद फिर आप देंगे रो नंबर। क्लियर हो गई बात? इसका रिवर्स अलाउड नहीं है, इसका रिवर्स अलाउड नहीं है कि पहले रो नंबर दे दो फिर कॉलम नेम दे दो, करते ही ना, बिल्कुल नहीं। चलिए मैम, बहुत बढ़िया। अ सेल कैन कंटेन अ नंबर। अब ये जो सेल है, ये जो सेल है जिसका सेल एड्रेस है F3, क्या है? सेल एड्रेस है इस सेल का F3। अब ये जो सेल है ये क्या क्या कंटेन कर सकता है? ये सेल किस किस टाइप की डेटा वैल्यू को कंटेन कर सकता है? क्या क्या कंटेन कर सकता है? इट कैन कंटेन अ नंबर, अ सेल कैन कंटेन अ नंबर, एनी टेक्स्ट या फिर कोई एक फॉर्मूला। एक सेल किसी एक नंबर को, किसी एक टेक्स्ट को या किसी एक फॉर्मूला को एज द डेटा वैल्यू कंटेन कर सकता है। अ सेल कैन कंटेन अ नंबर, अ सेल कैन कंटेन अ नंबर, अ टेक्स्ट और फॉर्मूला एज अ कोई भी सेल किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक टेक्स्ट को
या फिर किसी भी एक फॉर्मूला को रख सकता है एज दी डेटा वैल्यू। ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी आपको अगर आपने मेरी प्रीवियस सारी क्लासेस देखी हैं तो। अगर नहीं देखी हैं तो बिल्कुल भाई अभी पॉज नहीं करना है, इस सेशन में बने रहिए क्योंकि ये सेशन ज्यादा लॉन्ग का नहीं है। ये सेशन कंप्लीट कीजिए और जाइए मेरे चैप्टर नंबर 10 की सारे टॉपिक्स पे। उन सारे टॉपिक्स में मैंने डिस्कस किया है हाउ अ सेल इज नोन एज अ सेल, हाउ टू गिव अ सेल एड्रेस टू अ सेल, एक रो क्या है, एक कॉलम क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है, सब बता चुकी हूं, सब कुछ बता चुकी हूं। यहां पे सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस की हेल्प से हमारे कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहां पे ब्रश अप हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं। चलिए भैया, ओके भाई, आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What do you mean by the term cell pointer? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेल पॉइंटर क्या कहलाता है भाई? What do you mean by a cell pointer and the current cell? क्या होता है एक सेल पॉइंटर और क्या होता है एक करंट सेल? चलिए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है एक सेल पॉइंटर? सेल पॉइंटर क्या है भाई? क्या है सेल पॉइंटर? इट इज अ सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाइज विच सेल इज एक्टिव। एक ऐसा सेल बाउंड्री जो बताता है कि कौन सा सेल एक्टिव है। पूरे एंटायर वर्कशीट में, पूरे एंटायर वर्कशीट में कितने सेल्स हैं भैया? कितने सेल्स हैं पूरे एंटायर वर्कशीट में? इस एंटायर वर्कशीट में आपको मिलेंगे 65,536 इंटू भाई 65,536 इंटू कितना होगा भाई? कितना होगा भाई? कितना भाई जल्दी बता दो। 1024। इतने नंबर ऑफ सेल्स हैं, इतने नंबर ऑफ सेल्स हैं भैया, इतने नंबर ऑफ सेल्स हैं एक वर्कशीट के अंदर। सोच लो, एक वर्कशीट के अंदर। और हम सब जानते हैं कि कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक वर्कबुक है वहां पे बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स आपको मिलती ही मिलती है। तो जब एक वर्कशीट में इतने सेल्स हैं, जब एक वर्कशीट में इतने सेल्स हैं तो 3 में कितने होंगे भाई? इतने होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो भैया बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं भाई, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करने का। अपने डेटा को जितना हो सके उतना ज्यादा इलैबोरेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करने का। भाई क्या होगा? सेल पॉइंटर क्या कहता है? सेल पॉइंटर कहता है कि एंटायर इतने सारे सेल्स में से एक वर्कशीट के अंदर अगर इतने सारे सेल्स हैं तो इनमें से अभी कौन सा ऐसा सेल है जहां पे आप करेंटली वर्क कर रहे हो। द एक्टिव सेल, किस पर्टिकुलर सेल पे आपका माउस पॉइंटर है वो बताता है एक सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर कहलाता है एक सेल बाउंड्री। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि ये आपकी वर्कशीट है। दिस इज अ वर्कशीट। इस एंटायर वर्कशीट में, इस एंटायर वर्कशीट में बहुत सारे सेल्स हैं। अभी मैं सिर्फ इतना सा पोर्शन ले रही हूँ वर्कशीट का, ठीक है। मैंने कितने सेल्स ले लिए हैं भाई? मैंने कितने सेल्स ले लिए हैं? मैंने 9 सेल्स ले लिए हैं, ठीक है भाई। इन 9 सेल्स में से सपोज करो, इन 9 सेल्स में से सपोज करो मैं अभी करंटली इस सेल पे वर्क कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दिस सेल। मैं इस सेल में कोई भी डेटा दे सकती हूँ, इस सेल में जो स्टोर डेटा है उसको रिप्लेस कर सकती हूँ, इस सेल पे मैं कोई फॉर्मेट लगा सकती हूँ, कोई कमेंट इंसर्ट कर सकती हूँ, कोई नोट इंसर्ट कर सकती हूँ, XYZ कुछ भी काम कर रही हूँ मैं। किसमें? इस सेल में। तो इस सेल में अगर मैं काम कर रही हूँ तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मैं करेंटली इस पूरी वर्कशीट में इस सेल पे ही काम कर रही हूँ? ये मुझे ऐसे पता चलेगा क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है सेल पॉइंटर नाम का, जो क्या करता है, जो क्या करता है, उस सेल के अगल बगल एक बहुत ही मोटी बाउंड्री बनाता है। क्या बनाता है? इट क्रिएट्स अ बाउंड्री, जिसको हम बोलते हैं सेल बाउंड्री। क्या बनाता है? ये बनाता है एक सेल बाउंड्री भाई। क्या बनाता है भाई? ये बनाता है एक सेल बाउंड्री। ओके मैम, सेल बाउंड्री बना रहा है, कोई समस्या नहीं है, बना लें दो, हम समझ जाएंगे, हमें दिखेगा और हम समझ जाएंगे। ये क्रिएट करता है एक सेल बाउंड्री अराउंड अ सेल ऑन विच द यूजर इज करेंटली वर्किंग। यूजर जिस पर्टिकुलर सेल पे अभी करंटली वर्क कर रहा है उस पूरे सेल के अराउंड में एक ब्लैक बाउंड्री या फिर ब्लू बाउंड्री बन के आती है, जिसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर। क्या बोलते हैं भाई? सेल पॉइंटर। ये बताता है कि आप करंटली अभी इस सेल पे काम कर रहे हो। सो द सेल पॉइंटर इज अ सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाइज विच सेल इज एक्टिव। फर्स्ट थिंग। फिर आएगी बात करंट सेल की। अब करंट सेल क्या होता है? वो सेल जिस पे आप अभी काम कर रहे हो, द सेल विच इज एक्टिव। करंट सेल कह लीजिए या फिर कह लीजिए एक्टिव सेल। आपको यहाँ पे करंट सेल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। पर इसको मेजरली हम करंट सेल ना कह के क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं एक्टिव सेल। ये चीज हम MCQs में भी पढ़ चुके हैं, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए थे, मुझे याद आ रहा है। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा है तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। एक क्वेश्चन था जहां पे मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सा सेल होता है जिसपे करंटली यूजर काम करता है, वो कहलाता है आपका एक एक्टिव सेल। करंट सेल ना होके ये कहलाता है आपका एक एक्टिव सेल। चलिए भैया बहुत बढ़िया। तो करंट सेल कह लीजिए, करंट सेल कह लीजिए, या कह लीजिए आप क्या? करंट सेल कह लीजिए या कह लीजिए आप एक एक्टिव सेल।
कोई भी सेल जिस पे करेंटली यूजर काम कर रहा है, इस पूरे सेल के अगल बगल जो बाउंड्री आती है उसको हम सेल पॉइंटर कहते हैं। और क्योंकि करेंटली मैं इस पे काम कर रही हूं, कोई भी काम कर रही हूं, मेरे माउस का कर्सर इस सेल पे अभी ब्लिंक कर रहा है, इसलिए कहलाएगा एक एक्टिव सेल। क्लियर हुआ भैया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ है तो बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। चलिए भाई, आई होप ये चीज़ आपने समझ ली है और आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने चीज़ें बताई थी, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। नहीं लिया है तो कोई बात नहीं भाई, बैक जाके उसको फिर से देख सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ सेल्स? कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर रेंज ऑफ सेल्स क्या होता है? क्या होता है रेंज ऑफ सेल्स? हम सब जानते हैं ये बात भाई। रेंज ऑफ सेल्स क्या है? रेंज ऑफ सेल्स इज ग्रुप ऑफ वन और मोर कंटिन्यूअस सेल्स, एक सेल का या फिर बहुत सारे कंटिन्यूअस सेल्स का। क्या होता है कंटिन्यूअस सेल्स? कंटिन्यूअस सेल्स का मतलब होता है, मैम ये कंटिन्यूअस बड़ा ही हैवी वर्ड नहीं लग रहा है, बोल ही नहीं पाएंगे हम तो? ऐसा नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हो भाई। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कह लीजिए या फिर कंटिन्यूअस कह लीजिए, बात भैया बराबर है। बहुत सारे सेल्स जो कंटिन्यूअस वे में अरेंज्ड हैं एक वर्कशीट के अंदर, बहुत सारे कंटिन्यूअस सेल्स का कॉम्बिनेशन एक रेंज बनाता है। क्या बनाता है? एक रेंज बनाता है। रेंज ऑफ सेल्स इज द ग्रुप ऑफ वन। एक सेल का भी एक रेंज हो सकता है, एक सेल भी एक रेंज का पार्ट हो सकता है, या फिर बहुत सारे कंटिन्यूअस सेल्स का भी एक रेंज हो सकता है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कंटिन्यूअस सेल्स, दैट मींस कंटिन्यूअस सेल्स दैट फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर एरिया इन शेप। क्या बनाता है भाई? आपके सेल्स, ऐसे सेल्स जो एक रेक्टेंगुलर एरिया बनाते हैं, वो कहलाते हैं एक रेंज। मतलब कि अगर मेरे पास ये पूरी वर्कशीट गिवन है, इफ आई हैव दिस होल वर्कशीट, इस पूरी वर्कशीट के अंदर लेट्स सपोज मैंने कितने बनाए हैं भाई, देख लेते हैं कितने बना लेते हैं भाई। इतने सारे सेल्स हम बना रहे हैं, ठीक है मैम, बना लिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इतने सारे सेल्स हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब इन पूरे सेल्स में से अगर मैंने इन सेल्स को, इन सेल्स को अगर सिलेक्ट किया हुआ है, क्या किया हुआ है? सिलेक्ट किया हुआ है। इन पूरे सेल्स में से अगर मैंने इन 4 सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, नंबर दे दें एंड नेम भी दे दें। चलिए भाई नेम दे देते हैं। क्या नेम देते हैं? A, B, C, D। क्या है ये? ये है हमारे कॉलम नेम। एंड यहाँ पे हम देते हैं क्या? यहाँ पे हम देते हैं आपका रो नेम, रो नंबर। जी हाँ, रो नंबर 1 2 3 4। तो कितने सेल्स हैं भैया? कितने सेल्स हैं? 4 रो एंड 4 कॉलम। कितने सेल्स हुए? 4 × 4, दैट मीन्स 16 सेल्स भैया। 16 सेल्स का एक पूरा वर्कशीट मैं आपके सामने लेकर आई हूं। देयर आर 16 सेल्स भाई, ठीक है भाई, 16 सेल्स हो गए हैं। अब इन 16 सेल्स में से मैंने किस किस सेल एड्रेस के सेल्स को टारगेट किया हुआ है? मैंने अगर यहाँ पे B2 सेल को, किस सेल को भाई? किस सेल को? B2 सेल को। अगर मैंने B2 सेल को, C2 सेल को, B3 सेल को एंड C3 सेल को अगर टारगेट किया हुआ है, मैंने एक रेंज बनाया। मैंने क्या बनाया? रेंज बनाया। ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये कंटिन्यूअस हैं नेचर में। कंटिन्यूअस है कि नहीं है जल्दी बताइए? कंटिन्यूअस है कि नहीं है जल्दी बताइए भाई। B2 के बाद C2 लगा हुआ है, C2 के बाद B3 लगा हुआ है एंड B3 से जस्ट बगल में लगा हुआ है C3। क्या लगा हुआ है भाई? क्या लगा हुआ है? C3 लगा हुआ है। कंटिन्यूअस सेल्स है, एक के बाद एक सेल्स हैं। तो मैंने इन पूरे सेल्स को सिलेक्ट किया है। क्या किया है? इट इज द ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप है। इट इज द ग्रुप ऑफ वन और मोर कंटिन्यूअस सेल्स दैट फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर एरिया। भाई कैसा एरिया बनेगा? ऐसे सेल्स का सिलेक्शन जो कंटिन्यूअस हैं एक दूसरे से, एक सेल यहां तो एक सेल वहां नहीं है। समझ रहे हो? मतलब कि इंटायर वर्कशीट में जहां पे 65,536 इंटू 1024 सेल्स हैं, उन पूरी वर्कशीट के अंदर अगर एक सेल मैंने यहां चूज किया है, तो ये बात नहीं होगी कि 3-4 रोज छोड़ने के बाद या कॉलम्स छोड़ने के बाद हमारा दूसरा सिलेक्टेड सेल हो। नो, कंटिन्यूअस सेल्स को जब मैं एक साथ सेलेक्ट करती हूं तो एक रेंज बनती है और वो रेंज रिप्रेजेंट होती है एक रेक्टेंगुलर शेप में। किसमें रिप्रेजेंट होती है? एक रेक्टेंगुलर शेप में, एक रेक्टेंगुलर एरिया में। वो कहलाता है एक रेंज इन सेल्स। ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूअस हो लोकेशन वाइज एंड उनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है एज अ सिंगल रेंज। ठीक है, ओके। अ रेंज इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग द एड्रेस ऑफ
फर्स्ट सेल। एक रेंज कैसे स्पेसिफाई होती है, मतलब सिंटैक्स क्या होता है रेंज का, क्या होता है भैया, रेंज का सिंटैक्स होता है ये, रेंज का सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा, क्या होता है, कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है एक रेंज का, ठीक है मैम। A range is specified by giving the addresses of first cell and the last cell। कैसे एक रेंज को आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, चलिए भाई देख लो। इस पूरे वर्कशीट पे मैंने कितने सेल्स को चूज किया हुआ है, एक रेंज में मैंने कितने सेल्स रखे हैं, 4 सेल्स रखे हैं। कहां कहां से भाई, B2, C2, B3 एंड C3 रखा है। तो इस पूरी रेंज को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूं, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस होल सिलेक्टेड रेंज, तो कैसे करूंगी मैं, इस रेंज को मैं रिप्रेजेंट करूंगी, पहला क्या आएगा, पहला आएगा मेरा फर्स्ट सेल, इस पूरी रेंज का फर्स्ट सेल, ठीक है। फिर आएगा क्या, फिर आएगा मेरा कोलन, क्या आएगा भाई, कोलन, एंड इस पूरे ग्रुप का लास्ट सेल, कौन सा सेल भाई, कौन सा सेल, इस पूरे ग्रुप का लास्ट सेल। तो भैया देख लो क्या क्या सेल एड्रेस है, क्या क्या सेल एड्रेस है, क्या होगा इस रेंज का एग्जैक्ट आंसर, क्या होगा एग्जैक्ट रेंज, यहां पे क्या होगा भाई, फर्स्ट सेल क्या एड्रेस है, पहला सेल क्या एड्रेस है, एड्रेस है हमारा B2, और लास्ट सेल क्या एड्रेस है भाई, C3, क्या एड्रेस है भाई, C3 एड्रेस है। तो क्या हुआ, क्या हुआ, B2 एंड C3, ये हो गई आपकी एक रेंज। मतलब कि इस इंटायर 16 सेल्स में से अगर मैंने B2 से लेके C3 सेल्स को अगर सिलेक्ट किया है तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूं यूजिंग दिस सिंटैक्स। ये कहलाता है एक रेंज। अगर आपको कहीं भी B2 से लेके C3 तक की चीज मिल गई तो इतना समझ लो भाई, B2, C2, B3 एंड C3 ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं इन 4 सेल्स को टारगेट करने वाली हूं। तो ये कहलाता है एक रेंज इन द वर्कशीट। किसी भी वर्कशीट के अंदर अगर मैं किसी भी कंटिन्यूअस सेल्स को एज अ सिंगल ग्रुप, एज अ सिंगल एंटिटी अगर रिप्रेजेंट करना चाहती हूं, अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना चाहती हूं इन वन गो, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग ईच एंड एवरी सेल इंडिविजुअली, हर सेल को अलग अलग सेलेक्ट करने से अच्छा है उन सेल्स जो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस नेचर में है, उन सेल को इकट्ठे ही क्यों ना सेलेक्ट कर लो। अगर मुझे कुछ सेल्स की वैल्यूज को प्लस कराना है, इस सेल की वैल्यू को, इस सेल की वैल्यू को, इस सेल की वैल्यू को और इस सेल की वैल्यू को, तो अलग अलग इनको सेलेक्ट करने से अच्छा है कि मैं इन चारों के चारों सेल्स को एक साथ एक ग्रुप की तरह सेलेक्ट करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा दूं। और वो ऑपरेशन कौन सा होगा हमारा, जल्दी बताइए। अगर मुझे इन चारों सेल्स की वैल्यूज को प्लस कराना है, एडिशन कराना है इनके बीच में, कौन सा फंक्शन होगा भाई, कौन सा फंक्शन होगा, जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कौन सा फंक्शन होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बोला है भाई, सम फंक्शन होगा भाई, सम फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा भाई, सम फंक्शन होगा। सम फंक्शन की हेल्प से आप करा सकते हो क्या, आप करा सकते हो इन चारों सेल की वैल्यूज का एडिशन। और आर्गुमेंट में यहां पे क्या पास होगा भाई, क्या पास होगा, आर्गुमेंट पे यहां पे पास होगा B2:C3। क्या पास होगा भाई, B2:C3 ये पास होगा एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। मतलब कि B2 से लेके C3 सेल तक की जितनी भी डेटा वैल्यूज हैं उन सबका सम हो जाए, खत्म। क्लियर, इज दिस थिंग क्लियर, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए। तो ये था हमारा रेंज इन अ कैल्क वर्कशीट। एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर रेंज क्या होता है, एक बार और इसको एक अच्छा सा रीड दे देते हैं। रेंज ऑफ सेल्स इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कंटिन्यूअस सेल्स। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअस सेल्स दैट फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर एरिया इन शेप। ये बात हम समझ चुके हैं। अ रेंज इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग द एड्रेसेस ऑफ फर्स्ट सेल एंड द लास्ट सेल डायगोनली ऑपोजिट सेल्स इन द रेंज। देखा था भाई, देखा था क्या होता है, पहला सेल और लास्ट सेल एक दूसरे से कैसे होंगे, कैसे होंगे, डायगोनली ऑपोजिट होंगे भाई, डायगोनली ऑपोजिट होंगे। फर्स्ट सेल और लास्ट सेल एक दूसरे से, पहला सेल एक रेंज का, लास्ट सेल उसी रेंज का, एक दूसरे से डायगोनली ऑपोजिट होंगे। कैसे ऑपोजिट होंगे भैया, डायगोनली ऑपोजिट होंगे। तो भाई डायगोनली ऑपोजिट ही तो है, देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मैम, डायगोनली ऑपोजिट ही तो है। B2 पहला है, C3 लास्ट है, वही तो लिखा है और क्या लिखा है ना बात, यही बात है भाई। इट इज डायगोनली ऑपोजिट सेल्स इन द रेंज ऑफ द रेंज सेपरेटेड बाय सम सिंबल कैरेक्टर्स, मतलब कि कोलन। आगे बात समझ, आगे बात समझ। सिंटैक्स देख लीजिए, ये होता है सिंटैक्स, फर्स्ट सेल एंड द लास्ट सेल ऑफ अ गिवन रेंज। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो बढ़ ले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला इन अ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी सेल में अगर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रही हूं,
अगर मैं एक टेक्स्ट वैल्यू दे रही हूं या फिर मैं एक फॉर्मूला वैल्यू दे रही हूं, फॉर्मूला वैल्यू ना कह के आप एक सिंपल फॉर्मूला कहे तो ज्यादा बेहतर है। आप किसी भी सेल के अंदर एक न्यूमेरिक डेटा देते हैं, एक स्ट्रिंग डेटा देते हैं, एक टेक्स्ट डेटा देते हैं, या फिर आप देते हैं क्या, आप देते हैं एक फॉर्मूला, तो उनका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा भाई? उनका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा? एक वर्कशीट के अंदर किसी भी सेल में किसी भी न्यूमेरिक डेटा का क्या अलाइनमेंट है, किसी भी टेक्सचुअल डेटा का क्या अलाइनमेंट है, किसी भी फॉर्मूला का क्या अलाइनमेंट है, ये बताना है। दैट्स इट। क्या है भाई, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। ये बात हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं भैया, बहुत बार पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी लेबल अगर मैं एज अ सेल वैल्यू देती हूं स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर, कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी वर्कशीट में, किसी भी सेल के अंदर अगर मैंने एक टेक्स्ट को एज अ वैल्यू दिखा है, तो वो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट भाई, बाय डिफॉल्ट कैसा होगा? बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होगा। तो भैया चल लेते हैं मेरे फेवरेट सेल की तरफ। C3 है हमारा। हाँ जी मैम, आपका फेवरेट सेल है ये? हाँ जी मैम, बिल्कुल फेवरेट सेल है मेरा, बिल्कुल है फेवरेट सेल ये मेरा। क्यों? क्योंकि इजी टू यूज सेल है भाई, मुझे बहुत इजी लगता है ये सेल यूज करने में। C3 सेल है। C3 सेल में अगर मैंने कोई भी टेक्स्ट वैल्यू दे दी है, अगर मैंने C3 सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू दे दी है, तो टेक्स्ट वैल्यू का जो अलाइनमेंट होगा, टेक्स्ट वैल्यू का जो अलाइनमेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट होगा आपका। सपोज करो मैंने इसमें लिखा है मैग्नेट। क्या है एक मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज अ टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्कशीट में, किसी भी सेल के अंदर, चाहे C3 हो, C4 हो, C5 हो, XYZ, कोई भी सेल हो भाई, कोई भी सेल हो, अगर आप देते हैं एक टेक्स्ट वैल्यू, वो टेक्स्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट कैसी होगी? लेफ्ट अलाइंड होगी भाई। तो लेफ्ट अलाइंड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इस पूरे सेल के लेफ्ट तरफ लिखी गई है, लेफ्ट मार्जिन पर लिखी गई है। लेकिन अगर सिमिलरली अगर मैंने C3 के अंदर, सिमिलर वे में अगर मैंने C3 के अंदर क्या दे दिया है, मैंने C3 के अंदर दे दिया है क्या, मैंने C3 के अंदर दे दिया है एक न्यूमेरिक वैल्यू। क्या दिए भाई? मैंने C3 के अंदर दी है एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई भी एक फॉर्मूला, कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई भी एक फॉर्मूला कैसा अलाइंड होता है भैया? वो होता है बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड। मतलब कि अगर मैंने लिख दिया C3 और मैंने लिख दिया 48, क्या होगा भैया? क्या अलाइनमेंट होगा इसका? इस पूरे नंबर वैल्यू का अलाइनमेंट होगा राइट अलाइंड। आपने जब एक टेक्स्ट को एज अ वैल्यू एंटर कराया C3 सेल के अंदर, तो वो हुआ लेफ्ट अलाइंड। लेकिन वही उसी सेल के अंदर अगर आप एक न्यूमेरिक डेटा दे रहे हो, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका राइट अलाइंड ही होता है। इस सेल की राइट मार्जिन से सट के लगता है, बस इतनी सी बात है। अलाइनमेंट का मतलब ये है। कौन सा मार्जिन? लेफ्ट मार्जिन या फिर राइट मार्जिन। अगर आपको अभी भी अलाइनमेंट का मतलब क्लियर नहीं है, तो भाई साहब राइटर एप्लीकेशन पढ़ाया है, इम्प्रेस एप्लीकेशन पढ़ाया है, एंड मोर प्रॉपरली मैंने जब आपको राइटर पढ़ाया था, तो राइटर में अलाइनमेंट तो सबसे पहले आता है भाई। 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड। ये 4 अलाइनमेंट्स होते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं किसी भी कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी सेल के अंदर अगर मैंने कोई भी डेटा वैल्यू दी है, अगर वो टेक्स्ट है तो लेफ्ट अलाइंड है, अगर वो नंबर है तो राइट अलाइंड है। इवन भाई, इवन अगर क्या है, इवन अगर एक फॉर्मूला भी है, इवन अगर एक फॉर्मूला भी है ना, अगर एक फॉर्मूला भी है ना, तो वो फॉर्मूला भी कैसा अलाइंड होगा भाई? कैसा अलाइंड होगा? वो फॉर्मूला भी होगा आपका राइट अलाइंड। क्या होगा भाई? राइट अलाइंड। ये मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या किया हुआ है? मैंने सेल F4 और E4 के बीच में क्या कराया है? मैंने सेल F4 और E4 के बीच में क्या कराया है? प्रोडक्ट कराया है। मैंने F4 एंड E4 के बीच में जब प्रोडक्ट कराया है, तो ये फॉर्मूला भी आपको राइट अलाइनमेंट पे ही दिखेगा। आपको लेफ्ट अलाइनमेंट पे ये चीज नहीं दिख रही है। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो किसी भी सेल के अंदर एक वर्कशीट में अगर हम एक टेक्स्ट डेटा देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट कैसी होती है? लेफ्ट अलाइंड होती है। वहीं अगर मैं कोई नंबर या कोई भी फॉर्मूला देती हूं एज द वैल्यू इनसाइड अ सेल इन अ कैल्क सॉफ्टवेयर, तो वो होता है बाय डिफॉल्ट आपका राइट अलाइंड। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? जल्दी बता दीजिए भैया, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ, what do you mean by cell referencing? Yet another interesting question.
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है आपका सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, सेल रेफरेंसिंग एंड फंक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तो हर इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिग्निफिकेंस रखते हैं। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेल रेफरेंसिंग? क्या होता है सेल रेफरेंसिंग? किसके अंदर मैम सेल रेफरेंसिंग की बात चल रही है भाई? किसके अंदर? कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक सेल रेफरेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है ये बताना है। चलिए भाई, एंड व्हाट आर डिफरेंट, बहुत ही अच्छे भैया, अलग अलग टाइप की रेफरेंसिंग कौन कौन सी होती है, तो क्या बताना है हमको? बताना है कि एक सेल रेफरेंसिंग क्या होती है और कितनी टाइप की सेल रेफरेंसिंग आप पाते हो कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। बिल्कुल जानते हो। अगर आप ये बात नहीं जानते हो तो इस सेशन के बाद जाइए मेरे उस वीडियो पे जहां पे हमने डिस्कस किया था सेल रेफरेंसिंग इन कैल्क सॉफ्टवेयर। वहां पे मैंने आपको हर एक सेल रेफरेंसिंग के बारे में बताया है अलॉन्ग विथ वेरियस एक्साइटिंग एग्जाम्पल्स। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? इट इज रेफरिंग अ सेल। क्या है भाई? क्या है? इट इज रेफरिंग अ सेल एड्रेस इन फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला के अंदर, किसके अंदर? किसके अंदर? किसी भी फॉर्मूला के अंदर किसी भी सेल एड्रेस को जब हम रेफर कराते हैं, क्या कराते हैं? याद रखो भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। याद देखो, बात पता है क्या है, चीजों को रटना छोड़ दो। रटना नहीं है, कुछ भी अगर आंसर लिखा है ना, आंसर्स भी नहीं रटने हैं भाई, नहीं रटने हैं। आंसर्स भी अपने मन से लिख कर आओगे। लॉजिक क्लियर करो, बेस क्लियर करो अपना। लॉजिक्स क्लियर हो गए, बेस क्लियर हो गया। अगर आपका थोड़ा सा आंसर फॉर्मेशन स्किल अच्छी है, आप अपने मन से भी आंसर्स बनाकर लिख कर आ सकते हो। तो आंसर जब पढ़ते हो ना, लिखे लिखाए आंसर्स जब पढ़ते हो, तो उन आंसर्स को तोड़ना सीखो। कैसे भाई? लिखा हुआ है इट इज रेफरिंग अ सेल एड्रेस इन फॉर्मूला, मतलब समझो ना क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि किसी भी फॉर्मूला के अंदर, किसी भी फॉर्मूला के अंदर जो एक सेल एड्रेस होता है ना, किसी भी फॉर्मूला के अंदर जो सेल एड्रेस यूज होता है उसको रेफर कराना। क्या कराना भाई? उसको रेफर कराना। किसी भी फॉर्मूला के अंदर जो सेल एड्रेस होता है उसको रेफर कराने का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। इट इज रेफरिंग अ सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला। ठीक है भाई। कितनी टाइप्स की होती हैं भाई? रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स रेफरेंसिंग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे भी हमने अप्रॉक्स 2 to 3 क्वेश्चंस इस रेफरेंसिंग पर लगाए हुए हैं। क्विकली देखते हैं कि क्या होता है एक रिलेटिव रेफरेंसिंग, एक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड एक मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अगर आप इन तीनों रेफरेंसिंग के बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस सेशन के खत्म होने के बाद जाइए मेरे उस टॉपिक पे जहां पे मैंने डिस्कस किया है सेल रेफरेंसिंग इन कैल्क वर्कशीट। बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि हर एक रेफरेंसिंग क्या होती है और कैसे ये रेफरेंसिंग एक दूसरे से अलग होती हैं। चलिए भाई, क्या क्या चीजें होती हैं हर एक रेफरेंसिंग में जानते हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंसिंग इन विच द सेल्स आर रेफर्ड बाय देयर रिलेटिव पोजीशंस। किसकी हेल्प से भाई? ऐसी टाइप की सेल रेफरेंसिंग जहां पर एक फॉर्मूला के अंदर, बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताने वाली हूं, ये अगर आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज आ जाओगे भाई, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता रही हूं। किसी भी फॉर्मूले के अंदर जो सेल एड्रेसेस यूज होते हैं, किसी भी फॉर्मूले के अंदर जो सेल एड्रेसेस यूज होते हैं, उस फॉर्मूला को मैं एक सेल से दूसरे सेल में जब कॉपी कराती हूं तो दूसरे सेल में जब वो कॉपी होता है, सपोज कर लो भाई, चलो देख लेते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। और चलो आ जाओ। क्या किया हमने? हमने बनाए इसमें 3 कॉलम्स। क्या बना दिए भाई? हमने 3 कॉलम्स बना दिए हैं, बी, सी एंड डी। एंड कितनी रोज बना दी हैं? हमने बनाई हैं 1 2 3 4 6 7 एंड 8। 3 कॉलम्स एंड 8 रोज। मैम बड़ी टेबल बना दी है इस बार। चलिए भैया, जरूरी है बनाना, अच्छे से समझना है हमें तीनों रेफरेंसिंग, तो समझ जाएंगे भाई, समझ जाएंगे। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है भाई, कुछ ही दिक्कत नहीं है। चलो भाई, कितनी रोज है भाई? 8 रोज है, 8 रोज है और 3 कॉलम्स हैं आपके। ओके मैम, समझ गए बात। अब देखो, अब देखो, एक बहुत प्यारी सी मैं वैल्यू ले रही हूं और इस एक टेबल के बेसिस पर मैं आपको तीनों रेफरेंसिंग समझा दूंगी। चलिए भाई, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ भाई, चलो आओ मैदान में और समझो रेफरेंसिंग के बारे में। ठीक है,
ठीक है। चलो भाई, क्या दिए हुई है आपको? दिए हुए हैं 2 कॉलम्स एंड 8 रोज। मैंने हर एक सेल में ए कॉलम, बी कॉलम और सी कॉलम के हर एक सेल में मैंने कुछ ना कुछ डेटा वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और सारी डेटा वैल्यूज यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। कैसी वैल्यूज हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अब सपोज कर लो भैया, सपोज कर लो मैंने डी के D1 सेल में, कौन से सेल में भाई? कौन सा सेल है भाई? क्या होगा इसका एड्रेस? इसका एड्रेस होगा डी कॉलम एंड 1 रो। क्या एड्रेस है इसका? इसका एड्रेस है D1 सेल, है कि नहीं है भाई? जैसे ये D1 है तो ये D2, D3, D4, D5, D6, D7 एंड D8। ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही चलने वाला है। तो जब ऐसे चलने वाला है तो एक बात बताइए, इसमें मैं एक फॉर्मूला दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ भाई? मैं इसमें एक फॉर्मूला दे रही हूँ। चलिए मैम दे दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला देते हैं बहुत ही झकास तरीके से। क्या फॉर्मूला देते हैं इसमें? हम इससे फॉर्मूला देते हैं B2 या फिर B1 प्लस C1। क्या हमने फॉर्मूला दिया है? क्या फॉर्मूला दिया है? हमने फॉर्मूला दिया है B1 प्लस C1। मतलब कि इस D1 सेल के अंदर जो डेटा वैल्यू आएगी ना, इस D1 सेल के अंदर जो डेटा वैल्यू आएगी वो B1 सेल में जो डेटा है और जो C1 सेल में डेटा है, उन दोनों का सम है। क्या है भाई? उन दोनों का सम है। क्या है भैया? क्या है? उन दोनों का ये सम है, उन दोनों का ये सम है। अब देखो, आ जाओ सबसे पहली रेफरेंसिंग पे। कौन सी रेफरेंसिंग है हमारी? है रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या कहती है? इस टाइप की सेल रेफरेंसिंग इन विच द सेल्स आर रेफर्ड बाय देयर रिलेटिव पोजीशन। क्या रिलेटिव पोजीशन है? D1 के अंदर मैंने B1 और C1 का सम कराया, तो D2 के अंदर किसका सम होगा भाई? D3 के अंदर किसका सम होगा? D4 के अंदर किसका सम होगा? D5 के अंदर किसका सम होगा? एंड D8 में किसका सम होगा? मतलब कि जब D1 में मैंने सम कराया तो B1 और C1 का सम आया है यहाँ पे, तो D2 में किसका सम आ जाएगा? D2 में ऑब्वियसली किसका सम आएगा? B एज इट इज रहा, C एज इट इज रहा, और भाई प्लस B एज इट इज रहा। लेकिन फर्क क्या आया? फर्क क्या आया? क्या फर्क आया? फर्क सिर्फ इतना सा आया कि D1 के अंदर B1 और C1 का सम कराया था, तो D2 के अंदर अब सम होगा किसका? अब सम होगा B2 और C2 का। मतलब कि आपका कॉलम स्टैग्नेंट है, आपका कॉलम वही चल रहे हैं, बस रो नंबर चेंज होते जा रहे हैं। मतलब कि जो इस पर्टिकुलर सेल का रो नंबर था, जो इस पर्टिकुलर सेल का रो नंबर था, दैट इज D1, उसके रिलेटिव में B1 और C1 था। अब जो इसका सेल एड्रेस है दैट इज D2, तो उसके रिलेशन में आपका B1 एंड C1 मतलब कि B2 और C2 हो जाएंगे। मतलब इन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये होगा, इन दोनों का ये होगा। ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो मतलब पहले वाले रो में, पहले वाले D1 सेल में जो चीज हमने कराई है, दूसरे वाले कॉलम में, दूसरे वाले सेल में क्या होगा? इस D1 के अंदर जब B1 और C1 का सम था, तो इस D2 के अंदर B2 और C2 का सम होगा। इस D3 के अंदर B3 एंड C3 का सम होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? B एंड C सेम है, बस रो नंबर चेंज होता जा रहा है। तो इस टाइप की रेफरेंसिंग को हम क्या कहते हैं? इस टाइप की रेफरेंसिंग को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग, जहां पे सेल को देखकर, किसको देखकर? एक सेल में जो सेल एड्रेसेस हैं, जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर वो सेल एड्रेसेस हम मेंशन कर रहे हैं, प्रीवियस वाले सेल को देखकर उसके रिलेटिव में आपके करंट सेल के रिलेशन में चेंजेस आते हैं। आपका करंट सेल कौन सा है भैया? आपका करंट सेल जिस पे आप काम कर रहे हो दैट इज D3। D3 है, D3 आपका करंट सेल है। तो D3 अगर आपका करंट सेल है तो सम किसका होगा भाई? सम होगा आपका B3 का और C3 का। तो मतलब करंट सेल क्या है आपका? D3, उसमें जो रो नंबर है उसी का B और उसी का C, उसका सम होगा। क्लियर? क्लियर हुआ भाई? क्लियर हो गया? हाँ जी, आई सपोज ये चीज आपको क्लियर हो गई है। चलिए, तो इसे कहते हैं हम रिलेटिव रेफरेंसिंग। कमिंग ऑन टू एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब एक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है? सबसे पहली बात तो जब भी हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करते हैं उसमें हम एक सिंबल का यूज करते हैं, एंड दैट सिंबल इज द डॉलर साइन। कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अ सिंबल, हम यूज करते हैं एक सिंबल। कौन सा सिंबल यूज करते हैं भैया? कौन सा सिंबल? हम यूज करते हैं डॉलर साइन। क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डॉलर सिंबल का। डॉलर सिंबल इज यूज्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में, हम डॉलर सिंबल का यूज कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम? मैंने एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया? मैंने एक फॉर्मूला दिया। मैंने फॉर्मूला क्या दिया? B1 प्लस C1। ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला था। हाँ जी मैम, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मूला था। ठीक है, इसको हटा दो। चलिए था। अब मैं क्या कर रही थी? मैंने क्या किया? अभी तक तो हम
अगल बगल वाली जो वैल्यूज है उनका सम तीसरे वाले कॉलम में लेकर आ रहे थे। अब मैं क्या चाहती हूं, अब मैं पता क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से, समझना, इस वैल्यू से इसका भी सम हो, इसका भी सम हो, इसका भी सम हो, ऐसे। मतलब इन वैल्यूज का कोई रोल नहीं है, समझ रहे हो? एक सिंगल वैल्यू से इन सारी वैल्यूज का सम हो। अब अगर इसका इससे सम हो रहा हो तो उसका आंसर यहां आ जाए, इसका इससे सम हो रहा हो तो उसका आंसर यहां आ जाए, इसका इससे सम हो रहा हो तो उसका आंसर यहां आ जाए। मतलब ऐसे चल रहा है, चल रहा है। तो ऐसे में ये चीज कराने के लिए जहां पे मैंने एक सेल वैल्यू को फिक्स कर दिया है, क्या किया है भाई, फिक्स कर दिया है। देख लो भैया, फिक्स्ड पोजीशन। क्या किया है हमने, किसी एक सेल वैल्यू को, पूरे एक सेल एड्रेस को, पूरे सेल एड्रेस को मैंने फिक्स करके रखा है, जिससे क्या हो रहा है कि हर एक सेल पर जहां जहां मैं इस फिक्स्ड सेल वैल्यू को, सेल एड्रेस को कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी, वहां वहां एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो जाएगी। क्या होगा भाई, क्या होगा, मैंने किया है इस एक B1 सेल को फिक्स। और फिक्स कैसे करेंगे हम, इस पूरे B1 सेल को, याद रखो पूरे B1 सेल को हमें फिक्स करना है, सिर्फ B कॉलम या फिर एक 1 रो को फिक्स नहीं करना है। ये बात हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग में समझ जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। अभी बस इतना समझो कि B1 सेल को, इस पूरे सेल को मैंने फिक्स कर लिया है। ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि हम इसी वाली वैल्यू से इन सारी वैल्यूज को ऐड कराना चाहते हैं। आई वांट टू ऐड ईच एंड एवरी वैल्यू इन दिस C कॉलम विद दिस सिंगल वैल्यू ऑफ B1 सेल। क्लियर, क्लियर हुआ? चलिए भाई, क्या किया हमने, हमने इसको ऐसे लिखा, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है मैम, लिख दिया। लेकिन इसको ऐसे लिखने से अच्छा था, इसको ऐसे लिखने से अच्छा था कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखती। किस तरीके से लिखती भाई, किस तरीके से लिखती, बताते हैं किस तरीके से लिखते हैं। जब मैं B1 की वैल्यू को, जब मैं B1 सेल की वैल्यू को फिक्स कराना चाहती हूं फॉर ईच एंड एवरी सेल इन D कॉलम, तो मैंने क्या किया, मैंने किया डॉलर और फिर डॉलर। क्या किया, डॉलर लगाया। क्या लगाया भाई, हमने लगाया डॉलर साइन। डॉलर साइन लगाया किसके आगे, B के आगे भी और 1 के आगे भी। क्या हुआ है, क्या हुआ है, हमने B के आगे भी डॉलर साइन लगाया है। मतलब कि B के आगे डॉलर साइन लगाने का मतलब है कि ये जो B कॉलम है ये फिक्स हो गया, ये B कॉलम है ये फिक्स हो गया, इसको आप छेड़ नहीं सकते। आप इस पूरे फॉर्मूला को कहीं भी कॉपी कर लो, रिलेटिवली अब ये चेंज नहीं होगा। जैसे B2 प्लस C2 हो रहा था, B3 प्लस C3 हो रहा था, B4 प्लस C4 हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो B कॉलम को हमने फिक्स कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एक सेल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, मुझे ये एक सेल वैल्यू चाहिए। अब अगर मुझे ये एक सेल वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर मुझे ये एक सेल वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, What will I do? I will also fix this 1 row. मैं इस 1 रो को भी फिक्स करूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी वैल्यू से हर एक वैल्यू को ऐड कराना है, इसलिए मैंने 1 रो को भी फिक्स किया है। जैसे ही मैं अब इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करती हूं तो पता क्या होगा, सिंपली ये होगा भाई, क्या होगा, सिंपली ये होगा $B $1 प्लस $B $1 प्लस $B $1 प्लस, और क्या होगा भाई, और क्या होगा, और सिर्फ इतना होगा। C1 हमने फिक्स नहीं किया है, C1 फिक्स नहीं किया है, तो C1 फिक्स नहीं किया तो C2 C3 एंड C4 एज इट इज चलता जाएगा। ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी से बताइए मुझे। हाँ जी, ओके, चलिए ठीक है। तो रेफरेंसिंग समझा, समझ लिया, रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब बारी आती है आपके मिक्स्ड रेफरेंसिंग की। चलिए भाई ठीक है, तो मैम मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होगा, नाम में बता रहा है, नाम क्या बता रहा है भाई, ऐसी रेफरेंसिंग जो कि कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसी रेफरेंसिंग जहां पे हम रिलेटिव रेफरेंसिंग भी लाते हैं और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी लाते हैं। कैसी रेफरेंसिंग, ऐसी रेफरेंसिंग जो कि कॉम्बिनेशन है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों का, वो कहलाती है आपकी मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब क्या होगा भाई, मैम मिक्स्ड रेफरेंसिंग कैसे होगी, हो रही होगी, क्यों, क्योंकि ये देखो ये एब्सोल्यूट है, ठीक है, और ये रिलेटिव है कि नहीं है कि नहीं है। C1 है, C2 हुआ, C3 हुआ, C4 हुआ, C5 हुआ, जिस सेल के अंदर ये फॉर्मूला है उसके रिलेटिव यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। D4 में था तो C4 आया, D5 में था तो C5 आया। रिलेटिवली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ जी मैम बिल्कुल हो रहा है। तो ये पूरा फॉर्मूला मिक्स्ड रेफरेंसिंग है, can be considered as mixed referencing. It can be considered as mixed referencing, but अगर मैं किसी एक सेल एड्रेस पे, ये एक मिक्स्ड रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, I will not deny that.
पर अगर मैं किसी भी एक सेल एड्रेस पे मिक्स रेफरेंसिंग लगाना चाहूं, सिंगल सेल एड्रेस पे अगर मैं एक मिक्स रेफरेंसिंग लगाना चाहूं तो कैसे होगा? मतलब कि अगर सपोज करो, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सिर्फ इतनी सी बात की कि भैया ये एक हमारा डेटा वैल्यू था जिससे मुझे इसको भी प्लस कराना था, इसको भी कराना था, इसको भी कराना था, इसको भी कराना था, ये कर रहे थे। चलिए मैम, ये बात तो हम कर रहे थे, लेकिन एक बात ये समझो कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये जो आपको दिख रहा है ना बी, ठीक है, बी था, बी मैंने एज इट इज रखा, ठीक है भाई, बी हमने एज इट इज रखा और हमने जो रो है उसको फिक्स कर दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ रो को फिक्स किया है। किसको फिक्स किया है भाई? हमने सिर्फ और सिर्फ रो को फिक्स किया है। ठीक है मैम, करके देखते हैं क्या दिक्कत है। हमने सिर्फ और सिर्फ रो को फिक्स किया है, मतलब बी डॉलर और क्या किया है हमने? रो को फिक्स कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ रो को फिक्स कर दिया है। मतलब क्या किया? मैंने बी को यहां पे वेरिएबल रखा, लेकिन रो को फिक्स कर दिया है। मतलब सिर्फ इतना सा है। या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे भी लिख सकती हूं। इससे क्या हुआ कि हमारा जो बी है वो फिक्स हुआ। समझो, जो हमारा बी है वो फिक्स हो गया, लेकिन जो हमारा रो है वो फिक्स नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे हम ऐसे लिखें, ये होता है आपका एक मिक्स्ड रेफरेंसिंग। क्या होती है? ये होती है आपकी मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जहां पे आप किसी भी सिंगल सेल एड्रेस के अंदर या तो किसी रो नंबर को या फिर किसी कॉलम नेम को, किसी एक को ही फिक्स कर सकते हो यूजिंग द डॉलर साइन। जब आप किसी एक को ही फिक्स करते हो यूजिंग द डॉलर साइन तो वो कहलाता है आपका मिक्स्ड रेफरेंसिंग। प्लस अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं कि मिक्स्ड रेफरेंसिंग कैसे यूज हो रही है, कैसे मल्टीपल एग्जांपल्स पे हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग अप्लाई कर सकते हैं, तो जाइए वापस मेरे उस टॉपिक पे जहां पे मैंने आपको बताया था सेल रेफरेंसिंग इन वर्कशीट। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बता दीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8, गिव सम एप्लीकेशन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। वो कौन से एरियाज हैं जहां पर आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स बहुत वाइडली यूज की जाती है? चलिए भैया, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ जी मैम, जानते हैं। ऑलमोस्ट इन एवरी एरिया, चाहे वो आपका एडुकेशन हो या हो एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह आज के टाइम पे डेटा को जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन डील करता है रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए, फिल्टर लगाने के लिए, सम्स निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, हम आज के टाइम पे एजुकेशन से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स का ही यूज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट्स इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग वाली कंपनीज हैं, मतलब कि ऐसी कंपनीज जो कमर्शियल कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज जहां पे अकाउंट से डील किया जाता है। मतलब मैं तो ये बोलूंगी, हर एक कंपनी में अकाउंट सेक्शन होता है, फाइनेंस सेक्शन होता है कि नहीं होता है? अकाउंट सेक्शन हुआ, फाइनेंस सेक्शन हुआ, इस पूरे सेक्शन में सबसे ज्यादा स्प्रेडशीट्स का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम अकाउंट्स देखते हैं, कमर्शियल जितने भी पर्पसेस हैं उसके लिए हम स्प्रेडशीट्स का यूज करते हैं। जैसे कि बजट्स मेंटेन करने के लिए, एनुअल रिपोर्ट्स मेंटेन करने के लिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए, अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कॉमर्स का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला? आपका अकाउंट्स का पेएबल। कौन सा अकाउंट आपका पेएबल है? कौन सा अकाउंट ऐसा है जो रिसीव करेगा कोई भी मनी? दैट इज रिसीवेबल। चलिए, प्रोडक्शन शेड्यूल्स मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। इनवॉइसेस प्रिपेयर करने के लिए क्या होती हैं भैया? इनवॉइसेस क्या होती हैं? इनवॉइसेस होती हैं आपके बिल। आप कोई भी पेमेंट करते हैं उसका इनवॉइस आता है, मतलब कि आपने क्या पेमेंट किया, उस पेमेंट पे आपका कितना क्या कॉस्ट था, आपका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, आपकी कितनी जीएसटी लगी, अगर आपने इंटर स्टेट किया है तो आपकी क्या आईजीएसटी है, अगर आपने इंट्रा स्टेट किया है, अगर इंट्रा स्टेट किया है तो आपका सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, अगर आपने इंटर स्टेट किया है तो आईजीएसटी क्या है। सारी बिलिंग इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलती है भाई? कहां मिलती है? इनवॉइस के अंदर ही मिलती है। और वो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स का ही यूज करते हैं। चलिए भैया,
इनकम स्टेटमेंट्स, आपकी कितनी इनकम है, आपको सैलरी स्लिप मिलती है, सैलरी स्लिप में आपका पूरा इनकम कितना, क्या कटा, कितना बेसिक था, कितना एचआरए था, कितना टीडीएस था, कितना एनपीएस, एम्प्लॉय XYZ। ये आपकी क्लास के हिसाब से थोड़े हाई कॉन्सेप्ट चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि इन सारे के सारे एप्लीकेशन एरियाज में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बहुत ही धमाकेदार तरीके से यूज होता है। एंड टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं कि फाइनेंस सेक्शन में जितने भी आपके कमर्शियल सेक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सबसे पहले आती है डेटा को मेंटेन करने के लिए, हैवी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। इनकम स्टेटमेंट्स, लोन एनालिसिस, आपने किस बैंक से कितना क्या लोन लिया है, कितने लोन आपके ऊपर हैं, कैसे कैसे लोन है, कैसे चुकाएंगे, आपके असेट्स क्या हैं, आप पर लायबिलिटीज क्या है, क्या आप एक लोन लेने के लायक हैं कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक स्प्रेडशीट के थ्रू ही हम मेंटेन करते हैं। चलिए, टैक्स स्टेटमेंट्स, आपने कितना क्या टैक्स भरा, आपका टीडीएस कितना है, पीएफ सब कुछ, ये सब चीज मेंटेन करने के लिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का ही यूज करते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पोर्शन। चलिए, सजेस्ट द एप्रोप्रिएट फंक्शंस, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, बताइए इसके आंसर्स मुझे आपकी तरफ से चाहिए। चलो, सजेस्ट द अप्रोप्रिएट फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहला, सिलेक्टिंग द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ अ रेंज। एक आपको रेंज दी हुई है भाई, क्या दिया हुआ है आपको, एक रेंज दी हुई है A1 से लेके B20 तक। इस रेंज में अगर मुझे सिलेक्ट करना है या फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है वो फंक्शन जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन रेंज ऑफ सेल्स के डेटा वैल्यूज में से एक मैक्सिमम वैल्यू। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। हाँ जी भाई, क्या कौन सा फंक्शन यूज होता है, कौन सा फंक्शन यूज होता है? कमेंट सेक्शन बिल्कुल भरा होना चाहिए। जी हाँ, कौन सा फंक्शन यूज होता है? मैक्स फंक्शन। हम मैक्स फंक्शन की हेल्प से पता कर सकते हैं आउट ऑफ द गिवन रेंज, इस पूरी रेंज में जितनी भी सेल वैल्यूज हैं, इस पूरे रेंज में जितनी भी सेल वैल्यूज हैं, कितनी सेल वैल्यूज हैं बता सकते हो? फर्स्ट सेल है आपका A1 और लास्ट सेल है आपका B20, और हम सब जानते हैं कि A1 और B20 डायगोनली ऑपोजिट हैं, तो कितने हुए? 20 सेल्स, A1 से लेके A10 तक, B1 से लेके B10 तक। नो, नॉट डायगोनली, ये नहीं होगा, नहीं, B20 है भाई, B20 है, मतलब A1 से लेके A20 तक। जी हाँ, A1 से लेके A20 तक एंड B1 से लेके B20 तक। कितना हो गया भाई? 40 सेल्स। कितने सेल्स आते हैं भाई? इसमें आते हैं आपके 40 सेल्स। इन 40 सेल्स में से हर एक सेल के डेटा को हम कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे द मैक्सिमम डेटा, द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ द गिवन 40 सेल्स। वो कौन सा सेल है जो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करता है, रिटर्न किया जाएगा दैट मैक्सिमम वैल्यू। चलिए आ जाओ भैया सेकंड क्वेश्चन पे। कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ मार्क्स एंटर्ड इन सेल्स E5, F5, G5, H5 एंड I5। क्या दिया हुआ है भाई? I5, दिस इज I5, ओके, ये I5 है आपका। चलिए भैया, आपके सामने कितने सेल्स दिए हुए हैं? आपके सामने दिए हुए हैं 5 सेल्स। इन 5 सेल में से आपको फाइंड आउट करना है इन 5 सेल में जो भी डेटा वैल्यूज हैं, उन डेटा वैल्यूज का सम करके उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी सेल की डेटा वैल्यूज का एवरेज निकाल सकते हो? आप सब जानते हो भाई, सब जानते हो, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। एवरेज फंक्शन दैट इज AVG फंक्शन। क्या रेंज दी हुई है? E5 से लेकर कहां तक जा रहे हो भाई? I5 तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? E5 से लेकर I5 तक, तो क्या दोगे भैया? एवरेज फंक्शन के अंदर आप पास कराएंगे वो रेंज, कौन सी रेंज? E5 से लेके I5 तक की रेंज। और जैसे ही आपने ये रेंज पास कराया, इन पूरी रेंजेस में से इन 5 सेल्स की जो डेटा वैल्यूज हैं उनके बीच में सम होगा और निकलेगा उनका एवरेज यूजिंग द AVG फंक्शन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए भाई, डिटरमाइनिंग वेदर द स्टूडेंट हैज पास्ड इफ स्कोर्ड इज ग्रेटर देन 40। भैया कंडीशन आ गई, क्या आई है? कंडीशन आई है, तो बता दो जल्दी से। मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। पहले मुझे ये बताओ कि फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा हो रहा है? इफ फंक्शन। जी हाँ, क्या आएगा भाई? इफ फंक्शन। देखो भैया, कंडीशन आ गई है, डिटरमाइनिंग वेदर द स्टूडेंट हैज पास्ड इफ स्कोर्ड ग्रेटर देन 40। मतलब अगर किसी भी बच्चे ने 40 मार्क्स से ज्यादा या 40 मार्क्स या फिर 40 मार्क्स से ज्यादा का स्कोर किया है, 40 या फिर मोर देन 40 अगर उसने स्कोर किया है, तो वो बच्चा पास है। इफ द स्टूडेंट हैज पास इफ ही और शी हैज स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 और नॉट फ्रॉम द मार्क्स स्टोर्ड इन सेल J10। क्या दिया? इसका ना मैं खुद बनाऊंगी। चलिए भाई, क्या बनाएंगे? खुद बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई? किसी भी
किसी भी बच्चे का पास होना तब होगा जब उसने स्कोर किया हो ग्रेटर दैन 10, ठीक है, और जो उसका स्कोर है ना वो सेल J10 के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। देखो, डिटरमाइनिंग वेदर द स्टूडेंट हैज पास्ड इफ स्कोर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 और नॉट फ्रॉम द मार्क्स स्टोर्ड इन सेल J10। तो क्या होगा भैया, इफ लगेगा, क्या लगेगा, पहली बात तो ये फंक्शन है, इफ हमारा फंक्शन है, तो मैम अगर ये इफ फंक्शन है ना तो आपने स्मॉल में कैसे लिख दिया, मैं लिख भी रही हूँ और आप बता भी नहीं रहे हो मैम स्मॉल आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन हमेशा कैपिटल आएगा। चलिए भाई, इफ आ गया, चलिए ठीक है। मार्क्स किस सेल के अंदर स्टोर्ड है भाई, किस सेल के अंदर स्टोर्ड है, J10 सेल के अंदर मार्क्स स्टोर्ड है बच्चे के, कितने भैया, कितने, J10 के अंदर स्टोर्ड है। तो J10, अगर जो आपका J10 है, अगर वो क्या है भाई, क्या है, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है, क्या है, अगर वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, 40 के, क्या है, अगर वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 40 के, मतलब J10 सेल के अंदर जो मार्क्स स्टोर्ड है, जो न्यूमेरिक मार्क्स स्टोर्ड है, अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 40 के, तो क्या होगा, बच्चा पास है। क्या है भाई, बच्चा आपका पास हो गया है भाई, पप्पू नहीं भाई, बच्चा पास हो गया है, जी हाँ, बच्चा आपका पास हो गया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चा क्या हो गया आपका भाई, बच्चा क्या हो गया आपका भाई, आपका बच्चा हो चुका है फेल। इसको मैं नीचे लिख रही हूं, ठीक है, हो गया, यही आएगा। देखते हैं कितना सही है ये, देखते हैं कितना सही है ये। डिपेंड करेगा कि J10 के अंदर वैल्यू क्या है, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट वैल्यू इज देयर इनसाइड द J10 सेल। चलिए भाई देख ले आंसर, देखिए आंसर भाई, देख लो यही है कि नहीं है। इक्वल्स टू इफ, अगर J10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, अगर ये बात सही है तो क्या होगा, पास हो गया, और अगर ये बात सही नहीं है तो फेल हो गया। बात सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इज दिस, क्या है भैया, आपका इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन पे डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। फाइनल मार्क्स हो आपके, फाइनल एग्जामिनेशंस हो, आपको इफ फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड मिलेंगे। मैं बोल रही हूँ आपको, बार बार बोल रही हूँ, चैप्टर नंबर 10 में जो फंक्शंस टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी आप सबके सामने चैप्टर नंबर 10 का प्रैक्टिकल भी, जहां पे हम इन सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज स्प्रेडशीट टूल OO कैल्क पार्ट 1 का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, किए थे कि नहीं किए थे, 24 क्वेश्चंस थे। आज हमने 9 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही मैं आपकी पूरी एक्सरसाइज आपके सामने कंप्लीट जरूर कराऊंगी, एज वेल एज वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको बुक में नहीं दिए हुए हैं, वो आंसर्स आपको यहीं आपके अपने मैंगेट ब्रेन्स पर मिलेंगे। तो जब मैंगेट ब्रेन्स आपके लिए इतनी सी चीजें कर रहा है, मैं आपके लिए जब इतना सब कुछ कंटेंट लेकर आ रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपका भी तो एक फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है आपका, सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि जाइए जल्दी से अपने ब्राउजर्स पे और टाइप कीजिए www.mangetbrains.com। जैसे ही आप ये किसी भी ब्राउजर पे टाइप करते हैं, आपके सामने खुल के आएगा मैंगेट ब्रेन्स का ये ऑफिशियल, क्या है भाई, क्या है, ये है मैंगेट ब्रेन्स का ऑफिशियल होम पेज। जानते हो कि नहीं जानते हो भाई, ये है हमारा होम पेज। इस होम पेज पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे रैंकर्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज हैं, एक बार भैया नजर मार लो। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, भाई सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है। कौन पढ़ाता है आज के टाइम पे हिंदी मीडियम सीबीएसई में, वो भी MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड चलता है, क्योंकि वहां पे वो हिंदी बोर्ड ही होता है। लेकिन सीबीएसई हिंदी मीडियम में कौन पढ़ा रहा है भाई, हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो भैया सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड और न जाने कितने ही ऐसे टॉप कोर्सेज आपको मिलेंगे हमारे अपने mangetbrains.com पे। तो सोच क्या रहे हो, जाइए ब्राउजर्स पे और डालिए www.mangetbrains.com। और रुक जाओ, इतने जल्दी जाने की क्यों मचती है भाई, इतना तो मैंने इतना ही तो क्वेश्चंस कराए हैं आपको। ई बुक्स एंड ई नोट्स, जी हाँ, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हर सब्जेक्ट की ई बुक एज वेल एज ई नोट भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी क्लास का, KG हो या फिर हो 12th, हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यही मिलेगी। लिंक चाहिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहां जाइए और एक्सप्लोर कीजिए। और भाई इतना ही नहीं, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई नोट्स भी।
कहते हो ना कि मैम बुक नहीं पढ़ना है, बहुत कंटेंट है, XYZ ज़्यादा कंटेंट है, तो नोट्स दे तो रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, सारे ई नोट्स, सारे ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो जाइए उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और क्लिक कीजिए उन सारी लिंक्स पे, एक्सप्लोर कीजिए इन सारी ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, और इनको एक्सप्लोर करना तो बिल्कुल बनता है, इनको मत छोड़ना। तो मैं शुभा कौशिक इसी के साथ साथ लेती हूँ आप सबसे अलविदा और बोलती हूँ कि लाइक कर दो भैया इस वीडियो को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, आप सबको पता है, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, क्योंकि आपका हर एक जेन्युइन डाउट मैं आंसर करती हूं। एम भी आंसर करता ही करता है, प्लस मैं भी हर एक डाउट पर्सनली विजिट करती हूं। लाइक कर दिया, शेयर कर दो, जल्दी जल्दी ये सारे स्टेप करते जाओ भाई, शेयर करिए सेशन को मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड कजिन्स, और इन सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो भैया मैंगर ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए इतने एफर्ट्स डालते हैं, इतना एफर्ट आपकी तरफ से बनता है। बेल आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक ही तो करना है, नो कॉस्ट नो EMI। बेल आइकन को क्लिक कीजिए और बन जाइए मैंगर ब्रेन्स की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।